राम 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 राम। हरे कृष्ण। क्या हुआ? कुछ डाउट पूछ लो। डीपीपी किए? नहीं, वो जो प्लेन मिरर वाला हो गया। आज तो स्फेरिकल वाला भेजा है, दो भेजा है, 4 और 5। पहले मैंने 9-10 डीपीपी बना दिए इसके, लेकिन बाद में मुझे कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी अच्छे मिल गए, तो आप सब्जेक्टिव वाले भी करना, उससे भी नॉलेज बढ़ेगी। बट बहुत ऐसे चैलेंज मत लेना, जितने हो जाए ठीक है। जैसे 7-8 से सब्जेक्टिव है, तो 5-6 भी हो गए तो मामला ठीक है, तो नॉलेज पकड़ में आ जाएगी। डीपीपी जरूर कर लो, उससे तुरंत के तुरंत बूस्टर डोज जैसा मजा मिलेगा। आहा। चलो शुरू करें। लिंक तो आ गया। किसी को कोई, चलिए सवाल पढ़ते। मैंने लास्ट क्लास में बताया कि पैरा एक्सल रेस के लिए ही यूवीएफ के फॉर्मूले लगेंगे, यानी ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सी वाली रेज लगती है? पैरा एक्सल रेस। हम तो बना नहीं सकते, तो हम कैसे इंश्योर करेंगे रेस पैरा एक्सल रहे? तो आप स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, स्मॉल एरिया अराउंड पोल, एरिया ऑफ द मिरर हैज टू बी वेरी स्मॉल अराउंड पोल, स्मॉल अपर्चर बोलते हैं उसको, स्मॉल अपर्चर रखें, या फिर हाँ छोटू ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन सही है। ये हमने कर लिया था शायद, ये कर लिया था, मुझे याद है। असर्शन रीजन देख के आप खुश हो गए थे। नीट वालों का होता है, असर्शन रीजन दिख जाता है तो एकदम आंखें भर जाती हैं। साइन कन्वेंशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशन में 3 बातें हैं। एक तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। इसका मतलब यह है कि तुम कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मेजर करोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखोगे? तो उससे एरो दिखेगा कि ऑब्जेक्ट की तरफ जाता हुआ एरो है, स्टार्ट पोल से होगा। इमेज की तरफ जाता हुआ एरो है, वो भी पोल से स्टार्ट होगा। आप कभी साइड से साइड नहीं जाएंगे कि सेंटर से ऑब्जेक्ट तक चले गए या ऑब्जेक्ट से सेंटर आ गए, ऐसा नहीं। सारे कहानी कहां से स्टार्ट होगी? पोल से। दूसरी बात है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। तीसरी बात है डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। एग्जाम्पल के लिए ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर लिख दिया, इसका फोकस यहां है, सेंटर यहां है। अब ऐसा मिरर देखने से कभी पूछना नहीं पड़ता कि इंसिडेंट रे किधर से आ रहा होगा। बोलो किधर से आ रहा होगा? आप बोलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ ही चलेगा, उधर से भेजने का कोई सेंस ही नहीं है। समझ गए क्या? बट ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल कोई भी हो सकता है, लेकिन रे किधर चलेगा?
रे चलेगा राइट की तरफ, समझ गए? तो रे के चलने के डायरेक्शन ये है। अब देखो ऑप्शन ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ये रखा तो रे ऐसे दिखेगा चलते हुए, लेकिन चलेगा किधर? राइट की तरफ, इंसिडेंट रे। और अगर ऐसे बना दिया तो रे, ऐसे बना दिया रे तो आप कहेंगे कि ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां से आ नहीं रहा, रे इंसिडेंट यही है, तो रे हमेशा किधर चलेगा? रिफ्लेक्टिंग फेस की तरफ। इसलिए मिरर देख के कभी कंफ्यूजन नहीं होता कि इंसिडेंट रे किस तरफ जाने वाला है। तो मैंने अभी फोटो में लिख दिया है कि इस डायग्राम में इंसिडेंट रे इधर चल रहा है। अब सारे डिस्टेंस कहां से स्टार्ट होने हैं? तो पोल से स्टार्ट होके अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो इंसिडेंट रे से मैच करता हुआ डायरेक्शन है, क्योंकि इंसिडेंट रे राइट साइड में चल रहे हैं अगर ऐसा मिरर है। तो पोल से राइट साइड कैसे हो गई है, और पोल से लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस हो गए नेगेटिव। बस मामला क्लियर हो गया। देखो ये वेक्टर पॉजिटिव है, तो इससे मैच करते हुए सारे वेक्टर, तो यानी कि ऑब्जेक्ट अगर राइट की तरफ चल रहा होगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर भी पॉजिटिव लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ चल रहा होगा तो, समझ गए ना? पूरे सवाल में राइट साइड में जो वेक्टर दिखेगा वो पॉजिटिव है। लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो ये जो जगह मिरर के पीछे वाली होती है इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल। और जो सामने वाली जगह है, मिरर में मामला सिंपल होता है, दो ही जगह होती है, रियल वर्चुअल। और रियल वाली जगह पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल वाली जगह पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल वाली जगह पे इमेज बन गया तो रियल इमेज है, वर्चुअल वाली जगह पे बन गया तो वर्चुअल इमेज है। यहां मामला बहुत सिंपल है, लेंस में इतना सिंपल नहीं है। तो लेंस की तकलीफें हम लेंस में सीखेंगे, तब तक हमारा दिमाग मजबूत हो जाएगा। लेकिन अभी मामला सिंपल है। यहां पे क्या बन रहा है? रियल, ये क्या है? तो आप बताओ रियल डिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं और वर्चुअल डिस्टेंस? तो आप डिस्टेंस का साइन देख के बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल, इमेज रियल है या वर्चुअल। जैसे इमेज डिस्टेंस निकाला, आ गया +15 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ये तो मिरर के पीछे 15 सेंटीमीटर आ गया, ये वर्चुअल इमेज है। समझ गए? तो साइन देख के तुरंत पता चल जाएगा। अब ये क्योंकि इंसिडेंट रे के हिसाब से बनाया, इसलिए मिरर के ओरिएंटेशन पे फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी लोग बोलते कोई भी मिरर हमको दिया जाए, हम राइट साइड पॉजिटिव ले लेंगे, लेफ्ट साइड नेगेटिव ले लेंगे, अगले सवाल में मिरर का ओरिएंटेशन बदल दिया। मतलब अगर मैंने ऐसा मिरर बना दिया, अब ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव ही है ये, कॉनकेव ही है ये, समझ गए? कॉन्वेक्स नहीं हो गया ये, ऐसे घुमा दिया बस मैंने इसी मिरर को। तो बताओ अब इंसिडेंट रे किधर से भेजना पड़ेगा? आप ऐसे भेजनेगे तो ये वाले डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाले डिस्टेंस। इसमें भी रियल साइड क्या है? रियल साइड कैसे साइन की है? रियल साइड में साइन कैसा है और वर्चुअल साइड में साइन? वहां पर भी वही था। ये तो यहां में हमारे आंसर के साइन से रियल वर्चुअल का डिसीजन जो पहले हो रहा था वही रहेगा अभी भी। समझ गए क्या? अगर हम फिक्स कर दें तो ओरिएंटेशन के हिसाब से हमें बार बार याद रखना पड़ेगा कि इसमें पॉजिटिव बना, इसमें पॉजिटिव इमेज आ रहा है, इसका मतलब है रियल है, उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल। समझ गए? इतना याद कौन करेगा? सेंस बना क्या बोला मैंने? ठीक है। तो अभी हमारे सिंपल कैलकुलेशन क्या बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रियल हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, अगर इमेज रियल हो तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो, और इमेज वर्चुअल है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, मतलब रियल है तो नेगेटिव और वर्चुअल है तो पॉजिटिव। ये कभी भी किसी मिरर में काम करेगा, मिरर में स्पेशली काम करेगा। ठीक है, अभी ऐसे ऐसे कर दिया है। अब मुझे बताओ कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ, फोकस किधर है? रियल साइड में कि वर्चुअल साइड में? तो फोकल लेंथ को कैसा लिखेंगे? ये किसके लिए लिख रहे हैं? इसको याद कर लेना। अब इसको बार बार हम बना के देखेंगे नहीं, रियल साइड में वर्चुअल साइड में, ये याद कर लेना। ऐसे ही मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ऐसा कॉन्वेक्स बनाएंगे तो ये जगह रियल है और ये जगह वर्चुअल है, और फोकस किधर आ रहा है? तो फोकल लेंथ को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। किस मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर में। साइन कन्वेंशन समझ गए? अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको प्लस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नीचे रख दिया तो
माइनस लिख देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज का साइन भी देख लेंगे। अगर इमेज का आंसर नेगेटिव आ रहा है, साइज ऑफ इमेज नेगेटिव आ रहा है, तो वो उल्टा इमेज होगा, यानी कि नीचे चला जा रहा होगा, इनवर्टेड बोलेंगे। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो अपराइट बोलेंगे, इरेक्ट इमेज या अपराइट। अब मिरर फॉर्मूला जल्दी से डिराइव कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, याद रखिएगा। लेकिन इसमें एक लॉजिक आपको बता रहा हूं कि कोई भी मिरर फॉर्मूला जब मैं डिराइव करूंगा तो कोई एक स्पेसिफिक मिरर फॉर्मूला ही डिराइव कर सकता हूं। हमारे पास कितने मिरर है? 2 स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से? यानी कि या तो कॉनकेव के लिए डायग्राम बना के सॉल्व करूंगा या फिर कॉन्वेक्स के लिए। तो जो सॉल्व करूंगा तो उसी का ही आंसर आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं कॉनकेव का डायग्राम बना के आंसर निकालूंगा फॉर्मूला, तो किसका आंसर आएगा? कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला आएगा, वो जनरल नहीं आएगा। ठीक है, जनरल नहीं आएगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अंतर क्या है? फॉर्मूला हम चाहते हैं एक जैसा बने। जब कॉनकेव का सवाल आए तो फोकल लेंथ को माइनस रख देंगे, जो कॉन्वेक्स का सवाल आएगा तो फोकल लेंथ को प्लस रख देंगे, तो अपने आप आंसर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अलग अलग आने लगेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान दो, जैसे बचपन में आपने पढ़ा S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, फॉर्मूला है। अगर मैं इसको रिटार्डेशन के लिए यूज करूं तो अलग से फॉर्मूला डिराइव करता हूं क्या? क्या करते हैं? रिटार्डेशन के केस में जो साइन है वो साइन रख देते हैं। रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है? तो मैं नेगेटिव वैल्यू रख दूंगा तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिटार्डेशन का आंसर देने लगेगा। और इसमें एक ही जगह प्लस वाला ही आंसर रखने लगूंगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक ही है। समझ गए क्या? तो 2 फॉर्मूले याद करके जा रहे क्या? कि यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर अलग याद कर रहे हैं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अलग याद कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट सामने हुआ तो प्लस एस इक्वल टू यूटी प्लस डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हुआ तो माइनस। ऐसा तो नहीं कर रहे, हम सवाल देख रहे हैं, उसमें जो साइन पॉजिटिव दिख रहा है उसको फॉर्मूले में पॉजिटिव। ठीक है, ये बात, इतनी बात क्लियर है कि हम चाहते एक जनरल फॉर्मूला बन जाए जिसमें कॉनकेव वाले साइन डालेंगे तो कॉनकेव का आंसर सॉल्व करे, कॉन्वेक्स वाले साइन डालेंगे तो कॉन्वेक्स का आंसर सॉल्व करे, लेकिन फॉर्मूला एक बेस फॉर्मूला सेम रहे। बट अभी जो हम डिराइव कर रहे हैं वो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जनरल नहीं आएगा, वो कौन सा वाला आएगा? कॉनकेव वाला आएगा। अब इससे वापस आना होगा, तो इससे वापस कैसे आएंगे? तरीका आसान है, क्योंकि हमें पता नहीं उसमें किसका साइन क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कॉनकेव साइन किया तो समझ गए ना, यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर आ गया तो हमें मालूम नहीं था कि इसके अंदर क्या क्या साइन पड़ा हुआ है। तो अब आसान तरीका यह होता है कि जैसे किसी जनरल फॉर्मूले को किसी स्पेसिफिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था? उसमें जो साइन है वो साइन के वैल्यू साइन के साथ, जो भी वैल्यू है साइन के साथ डाल दो, तो साइन डालने से कहां चला जाता है? स्पेसिफिक बन जाता है, केस स्पेसिफिक बन गया। इधर के साइन डाल देंगे इधर चला जाएगा, इधर के साइन डाल देंगे इधर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इधर चला ही गया है तो एक बार और साइन डाल दो तो वापस आ जाएगा। सोच के देखो, अगर किसी एक्सेलरेशन के आंसर में माइनस डाल दिया और यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर आ गया, तो अगर उसमें एक बार और माइनस डाल देंगे तो पहले वाले माइनस को काट देगा कि नहीं? बोलो। अगर पहले कोई नंबर प्लस है और तुमने प्लस ही डाल दिया तो वो भी अपने पुराने रिजल्ट पे लौट आएगा, और माइनस तुम्हारे वजह से हुआ था तो तुम एक बार और माइनस डालोगे तो वो माइनस को माइनस काट के वापस आ जाएगा। समझे क्या? तो आसान तरीका समझ गए? किसी जनरल को स्पेसिफिक बनाने के लिए साइन कन्वेंशन डाल दो, साइन के साथ वैल्यू डाल दो, लेकिन किसी फॉर्मूले में ऑलरेडी साइन के साथ वैल्यू पड़ा हुआ है तो उसमें फिर से साइन के साथ वैल्यू डाल दो तो कहां लौट आएगा? जनरल में। लग रहा ऊंची बात हो गई, थोड़ा सोच के देखना, मैंने जो बोला उसमें बिल्कुल सच्चाई है कि एक बार ए माइनस डालेंगे तो जनरल हो जाएगा, एक बार और माइनस डाल दो तो, समझ गए ना, एक बार एक्सेलरेशन को माइनस से डाला तो रिटार्डेशन हो गया, एक बार और माइनस डाल दो तो फिर से नहीं हो जाएगा वापस पुराने फॉर्मूले में। समझ गए? तो वही करेंगे, जो रिजल्ट सॉल्व होगा वो कॉनकेव का सॉल्व होगा। यहां पे फोकस लिख दिया, यहां सेंटर लिख दिया, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मैं 2 रेस बना रहा हूं लेकिन स्पीड तेज रखेंगे। देखो, पैरेलल बीम भेजा, फोकस से पास करा दिया, कोई प्रॉब्लम? और जो रेस सेंटर से पास होके जाएगा वो मिरर पे परपेंडिकुलर टकराएगा, तो जिस परपेंडिकुलर रास्ते से गया है उसी रास्ते से लौट आएगा। दिखा क्या? तो ये 2 रे यहां पे इंटरसेक्ट हुए, ये समझ में आया? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए के करस्पॉन्डिंग 2 रे जहां पे कट करेंगे वहां पे ए का इमेज बन गया, उसको लिख दिया ए डैश, और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो बन गया। तो बताओ ए बी क्या है?
ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कौन है, ए डैश बी डैश इमेज है, ठीक है। कैसे रेज हैं ये दोनों, पैरा एक्शियल रेज हैं, पैरा एक्शियल रेज हैं, उसमें ही सॉल्व करना है। सो ऑल एंगल्स इन दिस डायग्राम आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स, ठीक है। अब मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूं, आप मुझे जल्दी जल्दी बताना आपको समझ में आ रहा है क्या। एक ट्राइंगल लिखा ए, यहां पे सी लिखा, यहां पे एफ लिखा, यहां पोल है पी, यहां पे जो टकरा है इसका नाम लिख दिया एम। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, बोलो समझ गए, ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो तीनों बराबर ही हो गए, समझ गए। एंगल सारे बराबर होते हैं तो मतलब करस्पॉन्डिंग, तो सिमिलर ट्राइंगल रेशियो ऑफ साइड्स। तो देखो लिख रहा हूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दिखा क्या, हाइट अपॉन हाइट इक्वल टू बेस अपॉन बेस, यहां लिख दिया बी सी अपॉन बी डैश सी, कोई समझा, समझ गए। अच्छा, ऐसे एक और ट्राइंगल लिख रहा है, एक और ट्राइंगल आपको यहां 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 दिख रहा है, तो ट्राइंगल, ट्राइंगल पी एम एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये भी सिमिलर हैं, क्योंकि पीएम वाला साइड बहुत स्मॉल लेना है, स्मॉल अपर्चर पैरा एक्सियल रेज है, इसलिए पीएम का लेंथ और एबी का लेंथ आपस में, और ये कर्वेचर जरूर है लेकिन ये इतना छोटा हिस्सा है कि हमको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट। आपको समझ में आया, अजम्पशन अपने आप यूज हो गया है, कौन सा वाला, पैरा एक्सियल स्मॉल एंगल स्मॉल साइज स्मॉल अपर्चर, समझ गए। तो पीएम का वैल्यू किसके बराबर लिख दिया है, हाँ ए बी। तो अभी वैसे तो लिखना था पीएम अपॉन ए डैश बी डैश, उस पीएम को लिख दिया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। आप ट्राइंगल पहचानना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की बात हो रही है, पीएम और ए डैश बी, हाइट से हाइट का रेशियो लेंगे तो बेस से बेस का रेशियो हो जाएगा पीएफ अपॉन बी डैश एफ। अब वैल्यू बिठा रहा हूं, ध्यान से देखते चलना, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का सिंबल क्या है, क्या आपको पता है, यू वी एफ यही सब होते हैं सिंबल। तो यू किसका डिस्टेंस होता है, तो पोल से बी तक का डिस्टेंस है यू, बी दिखा। अच्छा, पोल से सी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। लग रहा है लल्लू निकल गए, फोकल लेंथ f है और बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है फोकस, समझ गए, f और f, 2f। ये पोल से हो गया, पोल से ही इमेज तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इमेज तक के डिस्टेंस को कहते हैं v, यहां पे इमेज मतलब b डैश है, और पोल से f तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ये पोल से f तक के डिस्टेंस को फोकस कहते हैं, लग रहा है नहीं कहते होंगे। अब मुझे बताओ B से C के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, देखो B तक का डिस्टेंस U है और C तक का डिस्टेंस 2f है, तो B से C का डिस्टेंस, तो यहां लिखा U माइनस 2f, समझ गए क्या, अपॉन B डैश का डिस्टेंस V है और C का डिस्टेंस 2f है, 2f और V, 2f और V, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 2f माइनस V, इधर दिखते हैं। PF के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, F कह देंगे, B डैश F को, B डैश का मतलब V है, F का मतलब F है, V माइनस, लेकिन लेफ्ट साइड में जो लिखा है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इधर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, वो दोनों में सेम है कि नहीं है, यानी राइट साइड भी सेम होगी, तो u माइनस 2f अपॉन 2f माइनस v इज f अपॉन v माइनस है, इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो आ गया uv माइनस 2fv माइनस fu प्लस 2f स्क्वायर, दिखा क्या,
इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो, 2f² माइनस एफ वी, इसको f² काट दिया, ये 2fv और माइनस एफ वी ये भी दोनों माइनस है, आपस में कैंसिल होंगे, मतलब इसको इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा और इसको भी इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, एफ वी ए कट जाएगा, तो इधर भेजेंगे तो एफ वी प्लस यू हो जाएगा, कोई समझा क्या? और यहां बचा यूवी, तो एफ का वैल्यू आया यूवी अपॉन यू प्लस वी, अगर अलग अलग कर दे तो रेसिप्रोकल इज 1/v, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल जैसा ही तो है, तो पैरेलल जैसा फॉर्मूला बना दिया। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए सॉल्व हुआ? कॉनकेव के लिए सॉल्व हुआ। तो इसको जनरल बनाने के लिए हमने आगे बढ़ा लेते हैं, यहां तक पहुंच गए ना? नोटवा कर रहा है कोनो? कर लिया है? हो गया नोट? अच्छा, नोट तो जैसे कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे, लेकिन सवाल जब आएगा तो सब लोग को ट्राई करना है, समझिए, मतलब ट्राई करना है, कुछ लोग बैठे देखते हैं, अरे कर दो सर, आप ही का पैसे दिए हैं हमने। तो हमने लिखा 1/f इज 1/v प्लस 1/u, बट जो फोटो है उसमें अब साइन के साथ रख रहे हैं, हमारा साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है, u का ये वाला रियल डिस्टेंस कैसा रखेंगे, और v भी रियल बना रहे हैं तो ये कैसा रखेंगे, और फोकस भी लेफ्ट साइड में है तो f को क्या ले। देखो आप समझना, ये जो आंसर है ये कॉन्वेक्स में ऐसा आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स में फोकस पीछे होता है, समझे क्या? तो जिसको u बोल रहे हैं और फिर यहाँ पे f 2f माइनस कर रहे हैं या f माइनस कर रहे हैं, तो वहां पे u प्लस f या u प्लस 2f हो रहा होगा, समझे क्या? तो ये जो रिजल्ट है, इन रिजल्ट में साइन अलग आएगा, रिजल्ट भी अलग आएगा, फाइनल आंसर भी अलग आएगा। लेकिन जब अलग आएगा तो उसमें कौन सा वाला साइन कन्वेंशन लगा देंगे, जो उस केस का आएगा। अभी इस केस में u क्या है नेगेटिव, v क्या है नेगेटिव, और f भी, तो सबको नेगेटिव, f नेगेटिव है कॉनकेव है, u नेगेटिव है क्योंकि रियल है, v नेगेटिव है क्योंकि रियल है, तो सब नेगेटिव रख दिया तो आंसर आ गया। आंसर में कोई चेंज, इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉजिक सही नहीं है, ठीक है? इस लॉजिक में मैं इसलिए अटका हुआ हूं क्योंकि आगे जब रिजल्ट लेंस के लिए डिराइव करेंगे तो आंसर अलग आएगा, साइन कन्वेंशन के बाद अलग दिखेगा, समझ गए? तो आपको क्या बोलना है, जब एक रिजल्ट सॉल्व होता है तो जो केस सॉल्व करे केवल उसी का रिजल्ट आ रहा है, फिर जब साइन कन्वेंशन डालेंगे तो जनरल हो जाएगा, फिर वो जनरल दोनों के लिए वर्सेटाइल हो जाएगा, उसमें एक साइन कन्वेंशन डालेंगे तो एक रास्ते चला जाएगा, दूसरा डालेंगे दूसरे रास्ते, क्योंकि डिराइव करते समय तुम जनरल नहीं कर सकते, कोई एक एग्जाम्पल ही कर सकते हो, ठीक है? ठीक है भाई, तो ये आंसर आ गया हमारा, फोकल लेंथ ये। तो आप जरा सारे रिजल्ट याद कर लो, यूवी अपॉन यू प्लस वी ऐसा याद कर सकते हैं, v का वैल्यू यूएफ अपॉन यू माइनस एफ ऐसा याद कर सकते हैं, और u का वैल्यू वी एफ अपॉन वी माइनस एफ ऐसा याद कर सकते हैं। v और u एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये क्या हम लोग बात कर चुके हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं u और v, तो आपको बिल्कुल अटकना नहीं है, आप u की जगह v की जगह u भी यूज करोगे तो भी आंसर सेम आ जाएगा। कभी अगर बोलता है इमेज बना 60 सेंटीमीटर पीछे, तो ऑब्जेक्ट कहां है, अरे यार ऑब्जेक्ट रख दो पीछे, इमेज बना लो, क्या फर्क पड़ रहा? इसलिए देखो दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, किसके, v का फॉर्मूला यूएफ अपॉन यू माइनस एफ, u का फॉर्मूला वी एफ, समझे क्या? एक ही है, क्योंकि दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज करा जा सकता है, ठीक है? मतलब ऐसे इंसान को तो बिठाओ जो थोड़ा सुर में ही गा ले। हाँ, पूरे उसमें जो वही माता जी को बुलाते हैं गाने के लिए भजन, जो बिल्कुल ही बेसुरा गा रही होती है, वो उनपे जोश सबसे ज्यादा होता है।
हाँ, हमारे सूर्य सूर्य विहार में होता है ना शाम को संगीत समारोह, तो भाई ऐसे ऐसे गायक आते हैं। कल था सिंगिंग कंपटीशन, बाप रे। अच्छा, हम पहुंचे थोड़ा लेट। लेट मतलब ऐसे घर से चलते चलते कुछ मीटिंग थी, तो उसमें वो मीटिंग अटेंड करके पहुंचे, तो वो प्रसाद खत्म हो गया। ऊपर से 15-20 गाने ऐसे ऐसे सुन लिए। हमने कहा आज का तो दिन ही खराब। बढ़िया प्रसाद आता है तो उसी लालच में जाते हैं हम तो पहले, कि जल्दी प्रसाद खा लेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कोई बोर करेगा तो प्रसाद तो खा लिया, प्रसाद खत्म हो गया, क्या फायदा हुआ। अरे बाप रे। तो चलिए, ये तो हो गया। ऐसे करता हूँ, एक टर्म अभी और स्टार्ट करते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, वो भी समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन में देखो, नॉर्मली बचपन में हम जब पढ़ते थे तो मैग्निफिकेशन ही होता था। अब मैग्निफिकेशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो तरह का। पहला है ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ही मैग्निफिकेशन है जिसको आप पहले मैग्निफिकेशन बोलते थे। इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और एक इमेज होता है, तो दोनों के साइज का रेशियो मैग्निफिकेशन हो जाता है। तो मैग्निफिकेशन इज जनरली, मैग्निफिकेशन का नॉर्मल फॉर्मूला इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं साइज ऑफ इमेज अपॉन भाई। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में तभी यूज करना है इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जनरल प्रैक्टिस दिखेगी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज हमेशा स्मॉल होंगे, क्योंकि स्मॉल साइज लेते हैं तभी छोटे एंगल वाले रेस टकराएंगे, जिनको हम पैरा एक्सियल बोलते हैं। बहुत बड़ा साइज लेंगे तो बड़े एंगल वाला रे टकराएगा, तो फिर पैरा एक्सियल नहीं होता है। सेंस बना गया। तो ये ऐसा है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम नाम अलग से ट्रांसफर लिख ले रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे हैं, दोनों परपेंडिकुलर वाले हैं। पहले हम इसको नॉर्मली मैग्निफिकेशन बोलते थे, अभी भी मैग्निफिकेशन बोलेंगे। यानी किसी सवाल में पूछेगा फाइंड मैग्निफिकेशन, तो हम वी विल फाइंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूजुअली। लेकिन कभी कभी सवाल में ऑब्जेक्ट ऐसे की जगह ऐसे लिटा देता है, यानी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस की जगह अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट लेट जाएगा, तब फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बदल जाएगा और उसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलेंगे, एक्सिस के अलोंग मैग्निफिकेशन। समझ गए। तो ऑब्जेक्ट ऐसे लेटेगा तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेटा हुआ दिखेगा, तो उसको हम नया नाम दे देंगे। लेकिन यूजुअली हमको ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, परपेंडिकुलर, तो इमेज भी किस कैसा बनता है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में जाएगा। फॉर्मूला आई बाई ओ, यानी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे हमारा रिजल्ट है माइनस वी बाई ओ। ये इधर से डिराइव हो जाता है आराम से, ये वाले से। अगर मैं एक रे को यहां से यहां भेजूं, ऐसे करूं, ये मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट था, यहां इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट से रे इस पोल पे टकराया और वो रे यहां से पास होगा। क्या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बराबर होता है? तो एक ट्राइंगल ऊपर दिख रहा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। देखिए क्या, यहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ है और साइज ऑफ इमेज आई है, तो बताओ हाइट से हाइट का रेशियो लेंगे तो बेस से बेस का रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये इमेज का डिस्टेंस जो होता है उसको हम v कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको, तो क्या यहां पे लिख सकते हैं o बाई यू इक्वल टू आई बाई वी। तो i अपॉन o का वैल्यू हो जाएगा v अपॉन u।
लेकिन ये आंसर अभी हमने इसी ट्राइंगल के लिए निकाला, इसमें क्या रखने वाले हैं, साइन रखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसका साइन क्या है, और इमेज नीचे है, तो माइनस आई अपॉन प्लस ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस यू। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो आई अपॉन ओ का रिजल्ट फिर फाइनली क्या आ गया, तो उसको हमने मैग्निफिकेशन आई बाई ओ को लिखना है यहां पे, फॉर्मूला माइनस वी बाई यू में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा मैग्निफिकेशन है, तो वो फॉर्मूला आगे लिख दिया, मैं स्लाइड को आगे खिसका दूंगा, तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये फॉर्मूले के बजाय हम ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। ये अभी हमने लिखा था तो ये आया था यूएफ अपॉन यू प्लस एफ, नहीं सॉरी यूएफ अपॉन यू माइनस एफ, याद आया, यूएफ अपॉन यू माइनस एफ, और v की जगह यूएफ अपॉन यू माइनस एफ रखा तो u से u कट गया, तो क्या बचा, ये माइनस तो इसी का माइनस है, समझ गए, माइनस एफ अपॉन, याद कर लेना है इसको, यही सबसे ज्यादा यूज होगा, यही वाला मैग्निफिकेशन, देखिएगा आप। चलिए, ठीक है, अब दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या हम सीख पाए इससे। फोटो देखते जाना, मुझे बताते जाना, और आप भी करते जाओ। ये जो u है ये कितना दिया है, माइनस क्यों लगाया, बोलो रियल है तो माइनस बोल देंगे, रियल है तो माइनस बोल देंगे। फोकस किधर है, तो f इज इक्वल टू, ये वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ हमें हमेशा ही पॉजिटिव लिखेंगे। v का वैल्यू निकालना, v का फॉर्मूला था uf अपॉन u माइनस एफ, u की जगह लिखा, f की जगह +10 -10 -10, तो आंसर आया +5। थोड़ा दिमाग लगा लेना भाई, प्लस क्या बता रहा है, पीछे गया इमेज, कैसा इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, करेक्ट, क्योंकि पूछा है पोजीशन हाइट एंड टाइप ऑफ इमेज, पोजीशन आ गई, पोजीशन आ गई है, ये हम डिसाइड करके लिखेंगे कि इमेज पीछे बनेगा आगे। प्लस साइन से लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये प्लस साइन हमारे लिए बनाया गया, समझ गए क्या, हमने डिसाइड किया कि पॉजिटिव साइड हमारे लिए कैसी है, वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज पीछे बनेगा, समझ गए क्या। प्लस देख के तुम्हारे स्कूल वालों को आंसर का आइडिया नहीं लगता कि पीछे इमेज है, समझ गए, तो तुम +5 छोड़ के चले आए स्कूल के एग्जाम में, तो तुम्हें अंडा मिलेगा, मुर्गी का अंडा, तो क्या करोगे, इस प्लस का मीनिंग बताना पड़ेगा कि 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, समझ गए, बिहाइंड द मिरर। चलिए, दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अभी v का वैल्यू आ चुका है तो इसलिए v अपॉन यू लगा रहे हैं, अगर v कैलकुलेट नहीं करना होता तो -f अपॉन यू माइनस एफ से ही करते। तो मैग्निफिकेशन का साइज फॉर्मूला हुआ माइनस v बाय यू, आंसर आया +1/2, और साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैग्निफिकेशन, तो प्लस कर दिया, तो इमेज का साइज आया +2 सेंटीमीटर। अब ये प्लस का मतलब ऑब्जेक्ट, इमेज ऊपर बन रहा है कि नीचे, ऊपर बन रहा है, और छोटा इमेज बना कि बड़ा, ऑब्जेक्ट तो 4 का था, ये 2 का ही बन पाया, मैग्निफिकेशन 1/2 है। तो तीन चीजें पता चल गई, क्या कि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड हाँ अपराइट या इरेक्ट इमेज है। तो इमेज का नेचर भी हमको पता चल गया, सीधा इमेज है और छोटा लेकिन है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
इसमें यहां लिख लेते हैं, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, अरे एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, और लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड बनेगा। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया तो अपराइट, और मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आया तो उल्टा सीधा। चलिए, u और v के वैल्यूज ऐसे ब्रैकेट में 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं, पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चारों वैल्यू चेक कर सकते हैं क्या? अगर u और v का वैल्यू पता हो तो क्या फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर हमको सवाल में फोकल लेंथ जो दिया है उससे मैच कर गए तो सही है। अगर जो पेयर का वैल्यू मैच नहीं करेगा फोकल लेंथ से तो गलत है। सिंपल सवाल है कि नहीं? इतनी बड़ी कहानी ये वो पूरा कहानी मचा रखा है, इसमें कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसे ही पूछ ले कि ये हमारे पास u और v का वैल्यू है तो फोकल लेंथ 24 आएगा कि नहीं आएगा, तो वैसे ही चेक कर लेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला फोकल लेंथ का? uv अपॉन u प्लस वी, uv अपॉन u प्लस वी, ठीक है ना? तो इसमें दोनों आंसर नेगेटिव रखेंगे तो भी सेम है, पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। हाँ, चेक कर लो। केवल बी सही आया तो ए सी डी गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शंस पूछे। हाँ, बी सही है लेकिन इनकरेक्ट पूछे। क्या? अरे यही ट्रिक है, टाइम कहां लग रहा है? लल्लू हो गया? लल्लू नहीं हो तो फिर ठीक, यही तो जानना था मुझे। क्या ए है? डी क्या है? हाँ, इनकरेक्ट है डी। नहीं मतलब देखो ऑप्शन में आखिरी में क्या लिखा है, सवाल में आखिरी लाइन, इनकरेक्ट इज, इसका मतलब एक से ज्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं। सी गलत है, बी भी गलत है। ए और सही है, बी सही है। ए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग पूरा क्लास मिल के सवाल सॉल्व कर पा रहे हो। एक ने करा ए, दूसरे ने करा बी, फिर किसी ने सी और किसी ने डी, मिल के आंसर बता रहे। इतना लेकिन आप लोग इतना स्लो कैसे चल रहे हो मुझे नहीं मालूम पड़ रहा। यहाँ पे लिखा 42 इंटू 56 अपॉन 42 प्लस 56। अगर नंबर ही पकड़ने की कोशिश करें तो ये 14 का मल्टीपल चल रहे दोनों नंबर्स, मतलब 14 अगर कॉमन ले ले तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। सुना है कभी 14 का टेबल? सुने हो कभी? 14 ही नहीं सुने कभी? अरे देखो कैलकुलेटर यूज कर रहा है। 42 इंटू 56 लिखा, फिर मैंने यहां 14 इंटू 7 लिख दिया। कुछ समझे कैसे हुआ? 14 कॉमन ले लिया, 3 है 4 है, 3 प्लस 4 क्या हो गया? तो अभी 14 से इसको कैंसिल कर देते हैं, बहुत ही मुश्किल है। कितने टाइम्स था?
3 टाइम, इसको भी कैंसिल कर देते, ये 8 टाइम्स है, 8 इंटू 3 क्या बन गया 24। इतना टाइम लगा नहीं जितना हमने ही करने में निकाल दिया। जुगाड़बाजी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है करो ना, खत्म करो। 48 वाला तो सिंपल है, ये तो वैसे ही आर आर के दो रेजिस्टेंस मिला दे तो पैरेलल में R/2 हो जाता है। इसमें फॉर्मूला कैसा जा, पैरेलल जैसा ही तो चल रहा है, समझे क्या? आर और आर मिलाते तो R/2, सही। 48 मिलाया तो 24 नहीं। अच्छा ठीक, इसमें क्या रिजल्ट बनेगा 22 बनेगा इसमें। अच्छा तो गलत कैसे, तुम लोग ने सॉल्व तो किया ही नहीं, तो तुम्हारा तो कोई रिजल्ट तो आया नहीं। 24 नहीं आया ये पता लगा लिया, 22 आया क्या, 26। ये तो सही आ गया है, एक आंसर देखो ये आया है। हमको कितना लाना था, 24 लाना था, 24 आ रहा है, तो ये तो सही हो गया। और बी वाला भी, जो एक्सपेरिमेंटवा करते हैं ना, कभी लैब में गए होगे नहीं लाइफ में, है कभी गए ही नहीं हो। हाँ तो उसमें लंबे लंबे ऐसे बेंच जैसे बने, वही ऑप्टिकल बेंच है, उसमें स्टैंड पे मिरर और लेंस लगा लगा के एक्सपेरिमेंट करना होता है। लैब कराए जाते हैं स्कूल में कि नहीं? वैसे ही प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रोते रहते तुम लोग, सर प्रैक्टिकल में जाना है, प्रैक्टिकल में नंबर कट जाएंगे, प्रैक्टिकल की कॉपी बना ले। तो देखियो मजा है फिर। चलो बताओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, स्पीड ही मेन है। अरे मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला रहा, चुप कर। अरे यू कट जाए, -f/u+f बोलो ना, ह्यूमन। हाँ, मैग्निफिकेशन +5 है, ये प्लस कैसे पता? अपराइट बोल रहा है, अपराइट, अपराइट का मतलब सीधा ऑब्जेक्ट है तो सीधा इमेज, चेहरा सीधा ही तो दिखता है, तो अपराइट इमेज इक्वल टू, बोलो, -0.4/u। यहां पे भी माइनस, कौन सा मिरर है, कौन के, तो माइनस लगा दिया, -f/u माइनस, इसको इधर भेज दो, 5u+2 इक्वल टू 0.4, तो 5u इज, टू इधर भेज दो, -1.6, u का वैल्यू -0.32। माइनस क्या बता रहा है, अरे रियल ऑब्जेक्ट है, चेहरा देखना, चेहरा कैसा ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे चला जाएगा तुम्हारा चेहरा क्या, मिरर के सामने रखोगे ना, इमेज पीछे दिखेगा। इमेज कैसा है, वर्चुअल है। लेकिन हमें कैसे पता चलता है रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बने, वर्चुअल का रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बने? उसके लिए एक लिस्ट याद कराई जाती थी, उसको हम अवॉइड करेंगे, न्यूटन्स फॉर्मूले से उसको डील करेंगे। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका आंसर बी और डी है, ठीक है, दो ऑप्शन है, क्यों है दो, बताओ जरा मुझे।
हाँ मतलब कुछ और बोलो, क्या क्या बोलो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऊपर नीचे बोले तो। हाँ देखो, बोल रहा है इमेज 3 टाइम्स लार्जर बना, लेकिन ये नहीं बोला कि 3 टाइम्स लार्जर अपराइट इमेज बना या इन्वर्टेड इमेज बना, मतलब मैग्निफिकेशन प्लस भी हो सकता है और, तो हम इसमें दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे। बट फोकल लेंथ किसका पता लगाना है? कॉनकेव मिरर का। तो फोकल लेंथ का साइन कैसा आना चाहिए? अगर मेरा किसी ऑप्शन पे आंसर पॉजिटिव आ जाता तो मैं कहता कि भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन दोनों में आंसर का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो हमारे दो आंसर बनेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमको दो ऑप्शन लेके चलना है, एक ऑप्शन लेके चल रहा है? तो वो अभी मैं सिखाता हूं कि कैसे हमको पता चल जाएगा कि किस तरह का किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज किसी मिरर से बन सकता है। ये ऑलरेडी आपके नॉलेज में रहेगा अभी आगे पढ़ने पर, लेकिन ये क्वेश्चन कर लोगे। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या लेके चलेंगे? एक बार +3 लेंगे, एक बार फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का? -f/u। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो ये हमारे बॉडी मतलब बैठ जाएगा मसल मेमोरी में। फिर ये चैप्टर की प्रैक्टिस अभी ज्यादा कर लेंगे तो फिर ये बार बार रिवाइज करना नहीं पड़ेगा, चैप्टर स्ट्रांग बना लेना अभी हमको। मतलब अगर ये चैप्टर भी, इतना लल्लू चैप्टर भी अगर रिवाइज कर करके हमको बार बार पढ़ना पड़े तो बहुत बेकार हमारी लाइफ हो जाएगी। तो यहां से और मॉडर्न फिजिक्स अभी बिल्कुल एंड में होगा, तो ये दो चैप्टर अच्छे स्ट्रांग पकड़ लो। तो आपको ना एंड में जो पढ़ने वाला समय है वो 11th के चैप्टर का रिवीजन कराने में बीतेगा, तो वो आपको अच्छा लगेगा कि 11th के सारे चैप्टर हमको याद हो गए। मैं अपनी तरफ से आपको एक एक चैप्टर का एक एक दो दो क्लास दूंगा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी में हम करते रहेंगे एक एक दो दो क्लास हर चैप्टर की। तो काइनेमेटिक्स की, न्यूटन्स लॉ की, ऐसे करेंगे। तो उसमें चीजें याद दिलाऊंगा, एक क्लास में जो जो फॉर्मूले हैं वो सब याद दिलाऊंगा, कराऊंगा, लेकिन उस समय भी आपको पढ़ना पड़ेगा कस के। तो देखते हैं उसके आगे, लेकिन ये आपसे हो जाएगा। दूसरा मैग्निफिकेशन सेकंड वाला है, तो लिखा हुआ इफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट स्मॉल होना जरूरी है, इज लाइंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटा दो ऑब्जेक्ट को, बट ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका साइज बहुत ही छोटा है, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर बड़ा ऑब्जेक्ट लिटा दिया तो क्या करेंगे? तो फिर ऑब्जेक्ट के दोनों एंड का अलग अलग इमेज निकाल लेंगे। आप आराम से समझना, मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका पास वाला एंड मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो दूर वाला एंड कितने दूर रखा है? ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का है और ऐसे लेटा हुआ है, तो नजदीक वाला एंड 30 सेंटीमीटर पे है, तो दूर वाला एंड कहां पे है? तो 30 सेंटीमीटर वाले एंड का कहीं ना कहीं इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मान लो 30 सेंटीमीटर वाले का इमेज बन गया 90 सेंटीमीटर पे, और 40 सेंटीमीटर वाले का इमेज बन गया 60 सेंटीमीटर पे। तो आपको यहां पे उल्टा लेटा हुआ इमेज दिखेगा 90 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के बीच में, क्योंकि दोनों अलग अलग सॉल्व किए। तो व्हाट इज साइज ऑफ इमेज इन दिस केस? 30 सेंटीमीटर। समझ गए क्या? लेकिन बड़ा ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक एंड का अलग इमेज निकालेंगे, दूसरे एंड का अलग, यानी दो बार यूवी अपॉन यू प्लस वी सॉल्व, समझ गए ना? या यूएफ अपॉन यू माइनस एफ दो बार सॉल्व कर देंगे, समझे क्या? यूएफ अपॉन यू माइनस एफ दो बार सॉल्व कर देंगे। आप समझ पा रहे खेल? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बोला 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है 0.1 मिलीमीटर का, अब बहुत फफूंद हो गई यार, 50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है और 0.1 मिलीमीटर का है, तो आप तो बोलोगे यार 49.99 मिलीमीटर का एक एंड होगा, दूसरा 50। इतना छोटा ऑब्जेक्ट है या 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो भी आप कहोगे 49.9 पे रखा होगा और दूसरा एंड उसका 50 पे रखा होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इतने बड़े छोटे साइज के हों तो ये डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करना है? ऑब्जेक्ट का साइज को हमने डी बोल दिया, डी, चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डी इज मच स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, इसको क्या बोल रहे हैं? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे फॉर्मूला ना 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस du अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए तो dv इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू,
ये हमारा एक फॉर्मूला बना, इसको कहते हैं साइज ऑफ इमेज। v क्या है, इमेज डिस्टेंस u क्या है, और ये du क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो dv क्या है, साइज ऑफ इमेज। ये साइज ऑफ इमेज है और ये du साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक बार और पहचानते हैं, तो मैग्निफिकेशन जो लॉन्गिट्यूडनल होगा वो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। क्या चल रहा, समाचार चल रहे थे क्या? हाँ, मैच चल रहा था। मैच चल रहा क्या, तुमको तो पता होगा। नहीं ना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में डीवी अपॉन डी यू तो है ही, लेकिन उसका आंसर ये जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूले का स्क्वायर लग रहा है। देखो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, माइनस वी बाई यू, उसका स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहां पे लिख दिया माइनस एम टी स्क्वायर, या फिर लिख दिया माइनस एफ अपॉन समझ गए? ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एक आध सवाल अभी कर लेंगे। अभी इसको, सवाल को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को। ठीक है, लैंग्वेज पकड़ में आ गई होगी। शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट, लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी लाइज अलोंग एक्सिस। तो अगर लिटा दिया है तो ये कौन सा मैग्निफिकेशन में चला गया। ऐसे में डीवी का वैल्यू निकालना है तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू डी यू करना पड़ेगा। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन यू माइनस एफ, या माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, लेकिन माइनस पे स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस तो हट जाता है। तो ऑप्शन डी समझ में आ रहा है आपको? देखो, डी यू की जगह बी लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या था, dv अपॉन डी यू इज इक्वल टू माइनस एम टी स्क्वायर। तो माइनस ऑफ एफ अपॉन इसका होल स्क्वायर कर दो, dv अपॉन डी इंटू डी यू कर देंगे, और डी यू की जगह b लिख दिया, क्योंकि यहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट b दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ गए? एक सवाल और बना देता हूं, आप मुझे इसका आंसर बताना नेक्स्ट क्लास में। ये फोकल लेंथ मान लीजिए 20 सेंटीमीटर का है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट, इस मिरर के सामने एक छोटा सा फ्रेम, वायर का फ्रेम ऐसे रखा हुआ है जिसका साइज स्क्वायर है। ये जो है स्क्वायर फ्रेम है ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर, ठीक। इसका साइड 1 मिलीमीटर का है, और स्क्वायर फ्रेम कहां रखा है, ऐसे रखा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मतलब दो डंडे इसके वर्टिकल है और दो डंडे हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस के पैरेलल, ठीक है सब। और ये रखा हुआ है u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पे। सवाल पूछा है फाइंड एरिया ऑफ इमेज फ्रेम। इमेज में जो फ्रेम बनेगा उसका एरिया बताना है आपको, समझ गए?
क्योंकि साइज 1 मिलीमीटर जो दिया इट इज सो स्मॉल एज कंपेयर टू 30 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पहले वाला डंडा अलग डिस्टेंस में बनेगा, दूसरे वाले का इमेज अलग डिस्टेंस बनेगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस भी बनेंगे, लेकिन साइज का मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ट्राई कर लोगे। एरिया समझ गए, अगर ये नया बनेगा इमेज तो एरिया निकाल लोगे ना। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो नया एरिया आ जाएगा। चलिए, न्यूटन्स फॉर्मूला ही हमारा वो फॉर्मूला है जिससे वो लिस्ट गायब हो जाएगी जो हम रखते थे। बहुत पहले शायद 11th में मैंने कभी डेमो क्लास ली होगी, तो इसमें ये न्यूटन्स फॉर्मूला डिस्कस किया था। नहीं किया था? डॉपलर इफेक्ट कराया था। हाँ, वो तो 12th में शुरुआत में कराया था। 11th में शुरुआत में एक न्यूटन्स फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत ही जबरदस्त। देखिए लिखा है, अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस आर measured from focus। अभी तक कहां से मेजर करते थे? कहां से? पोल से। पोल की बजाय कहां से मेजर करने लगो? फोकस एज XO एंड XI। ये इसलिए ऐसा रख दिया कि आपको थोड़ा याद रहे कि इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है। XO एंड, जैसे नॉर्मली X1 X2 बोल देते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस XO है और इमेज डिस्टेंस XI है। तो मतलब जैसे ऑब्जेक्ट मान लो 30 सेंटीमीटर में दिया पिछले सवाल में, और फोकस 20 सेंटीमीटर पे, क्योंकि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकस से कितना दूर है ऑब्जेक्ट? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या? ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर रखा था और फोकस कहां पे था? 20। तो फोकस से कितना दूर है ऑब्जेक्ट? 10। तो अगर ये डिस्टेंस कहां से मेजर कर दिया? फोकस से। और इमेज डिस्टेंस भी कहां से निकाला? तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, न्यूटन ने बोला वो हमेशा f² के इक्वल होगा। अब ये फॉर्मूला अनयूजुअली इजी बनाता है सवाल को, इससे लेकिन करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? एक पंगा तो है कि पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से निकालना पड़ेगा? फोकस से। और फिर आंसर में इमेज डिस्टेंस भी कहां से आएगा? फिर उसमें फोकल लेंथ ऐड करके पोल से, क्योंकि सवाल में आंसर कहां से पूछा होगा? पोल से। तो हम लोग पहले उधर जाए फिर लौट के आए, उससे अच्छा v निकाला, uf अपॉन u माइनस f, डायरेक्ट आंसर है। समझ गए क्या? तो कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा हिकअप है। लेकिन अगर सवाल करना चाहे तो इससे भी आंसर बनता है, लेकिन इसको कहां यूज कर रहे हैं उसको समझना ध्यान से। इसमें दो बातें आपने बहुत प्यार से सीख जानी है। एक, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो कॉनकेव वाला या नेगेटिव हो। अगर f² में डालेंगे तो राइट साइड हमेशा। तो बताओ, अगर XO इंटू XI दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, तो एक नंबर पॉजिटिव होगा तो दूसरा भी, और नेगेटिव होगा तो, क्योंकि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन होता था वो हम बनाते थे पोल से राइट में पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट में नेगेटिव। याद आया क्या? अगर रे ऐसे चल रही है तो पोल से राइट साइड पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड नेगेटिव। लेकिन अभी हमने कहां पे शिफ्ट करना है अपना ओरिजिन? फोकस पे। तो 0,0 यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किसको लेना है? फोकस को। तो मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं आपको, देख के बताना मुझे। ये मान लो मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, यहां पे क्या है? पोल है, यहां क्या है? और यहां सेंटर है। इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, फोकस यही होगा, कॉनकेव है ये इधर ही होगा, इधर सेंटर है। अब आप मुझे बताओ, फोकस पे दुनिया को दो हिस्से में डिवाइड कर दो, एक हिस्सा फोकस के लेफ्ट वाली जगह, दूसरा। अभी हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम डिस्टेंस फोकस से मेजर जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये हमारा डिस्टेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है। समझ गए क्या? तो लेफ्ट साइड नेगेटिव है और राइट साइड पॉजिटिव है। और ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइन अगर नेगेटिव आए तो इमेज का साइन भी, और ऑब्जेक्ट का साइन पॉजिटिव आए तो इमेज का साइन भी। इससे एक अजीब सी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि किसी भी मिरर में ऑब्जेक्ट अगर फोकस के लेफ्ट में है तो इमेज लेफ्ट में ही रहेगा, और राइट में है तो राइट में ही रहेगा। ये अजीब सी इंफॉर्मेशन मिल गई। इसको कैसे यूज करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन देखो, अगर मैं इसको F लिख दूं
तो f इंटू एफ इक्वल टू एफ स्क्वायर बनेगा। मतलब अगर ये f है तो ये क्या होगा, f होगा। समझ गए, ये f है तो ये f होगा। अगर ये ग्रेटर देन f है तो अगर xo का वैल्यू ग्रेटर देन f है तो xi का वैल्यू, अगर xo का वैल्यू लेस देन f है तो मतलब उल्टा चल रहा है इनका खेल, उल्टा चल रहा। उल्टा मतलब अगर ऑब्जेक्ट फोकस के नजदीक होगा तो इमेज फोकस से दूर होगा। लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, फोकस के पास तो इमेज फोकस से दूर, ऑब्जेक्ट फोकस से दूर तो इमेज। अब आप इधर देखो ध्यान से और बताना मुझे, हम यहां पे हैं, यहां ये फोकस है, तो यहां से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, f है। यहां से पोल का डिस्टेंस कितना है, f है। ठीक, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो ये डिस्टेंस ग्रेटर देन f है कि लेस देन f है, और ये डिस्टेंस लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में आ रहा है। और लेफ्ट होता है तो लेफ्ट बोलना है, राइट होता है तो राइट बोलना है, लेफ्ट है तो लेफ्ट बोलना है, राइट है तो राइट बोलना है। तो ऑब्जेक्ट कहां है, लेफ्ट में, और ग्रेटर देन एफ पे, तो इमेज कहां बनेगा, लेफ्ट में लेकिन लेस देन एफ में। समझ गए। अब इसको उल्टा बोले, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, लेस देन एफ, तो इमेज कहां चला जाएगा, ग्रेटर देन, लेकिन लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। समझ गए। अब यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये डिस्टेंस कैसा है, लेस देन एफ, तो इमेज कहां बनेगा, राइट में ही बनेगा लेकिन ग्रेटर देन एफ, मतलब यहां बनेगा। समझ गए क्या। और अगर ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, तुम वो बोल दोगे सर ये क्या, ये तो रिवर्सिबिलिटी होता ही है, यहां का वहां रख दिया तो वहां का यहां आ जाएगा। समझे क्या। तो मैं इस पूरे प्रिंसिपल एक्सिस को 4 हिस्से में और इजी कर देता हूं, और इजी। एक हिस्सा 1, देखो आप फिर से बनाते हैं, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये पोल है, यहां फोकस है, यहां सेंटर है। पोल फोकस सेंटर पहचानने में कभी कोई दिक्कत होगी क्या, ऐसा तो नहीं कि फोकस गलती से पीछे लिख दोगे, इसमें कभी नहीं होती है, क्योंकि आपने गोला बनाएंगे तो सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, सेंटर और पोल के बीच में फोकस मिल जाएगा। तो ये सेंटर हो गया, पोल हो गया, ऐसे। अभी इस पूरे प्रिंसिपल एक्सिस को, यहां इंफिनिटी है, यहां पीछे भी इंफिनिटी है, 4 हिस्से में आपको डिवाइड कर देना। दिख रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है। इंफिनिटी से सेंटर रीजन नंबर 1, यहां पे 2, यहां 3, यहां 4। 1 का इमेज, रिवर्सिबिलिटी से बोलो, 2 का इमेज, 3 का इमेज, 4 का इमेज, बस हो गया कहानी, है ना। कुछ याद ही नहीं करना है कि कौन सा इमेज कहां बनेगा। लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट में ही रखो, राइट है तो राइट में रखो, लेकिन 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। मिरर में मामला इजी है। दूसरा देखिए, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये क्या है, फोकस कहां होगा, सामने, सेंटर, एफ, सेंटरवा कहां, ये रहा। अभी भी यहां इंफिनिटी लिख दो, यहां किनारे इंफिनिटी लिख दो, 4 हिस्से में डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहां कोई बिंदी दिख रही क्या, ये पूरी जगह क्या है, फिर ये जगह। अभी 1 का 2, 3 का 4, क्या समझे, समझ गए, समझ गई है। 1 का इमेज और 2 का। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आखिरी स्टेज पहुंचाते हैं और कंफर्म कर देते हैं किस्सा। ये कॉनकेव वाला था, अब और यहां कॉन्वेक्स वाला है। ठीक है, बताना मुझे, ये जो कॉनकेव है इसके सामने वाली जगह रियल है कि वर्चुअल। रियल में कितने रीजन है इसमें, 3 है, रियल के और एक वर्चुअल का है। ठीक है, एक वर्चुअल है। तो बताओ रियल का रियल इमेज बन रहा है कि नहीं, इस रियल का रियल इमेज बन रहा है कि नहीं, रियल का वर्चुअल इमेज बन रहा है कि नहीं। यानी कि कॉनकेव मिरर में रियल का रियल इमेज भी बनता है और रियल का वर्चुअल बनता है। दूसरा चीज, फोकस से डिस्टेंस के हिसाब से बोलना, अगर पास दिखे तो छोटा, दूर दिखे तो बड़ा। अगर ऑब्जेक्ट दूर है 1 पे तो इमेज पास बन रहा है, समझ रहे, और जो पास बन रहा है वो छोटा, जो दूर बन रहा है वो बड़ा। तो बताओ 1 का इमेज जब 2 पे बनाएंगे तो इमेज छोटा बनेगा कि बड़ा, छोटा बनेगा इमेज। क्यों, इमेज पास आ गया, पास मतलब छोटा हो गया। समझिए, ट्राइंगल बनाओ ना, सिमिलर ट्राइंगल, जो पास में है उसका बेस कम है तो हाइट भी, अगर सेम ट्राइंगल को ऐसे बढ़ा दोगे तो हाइट नहीं बढ़ जाएगी। समझिए,
तो ऑब्जेक्ट इमेज में अगर ऑब्जेक्ट 1 पे इमेज 2 पे है तो कौन बड़ा है? ऑब्जेक्ट बड़ा है, और 1 वाली चीजें बड़ी होंगी, 2 वाली चीजें छोटी होंगी। अगर 1 का इमेज 2 पे बना तो इमेज छोटा की बड़ा? छोटा। तो रियल का स्मॉलर इमेज बन पा रहा है कि नहीं? रियल इमेज बन पा रहा है कि नहीं? लेकिन रियल इमेज स्मॉलर बन पा रहा है कि नहीं? बन पा रहा है। बिगर बन पाएगा कि नहीं? कब? ऑब्जेक्ट 2 पे रखेंगे तो इमेज, तो ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो इमेज। तो पहली बात है कि रियल ऑब्जेक्ट अगर हो तो रियल इमेज बनता है कि नहीं बनता? तो रियल इमेज बन रहा है एनलार्ज्ड, और रियल इमेज बन सकता है डिमिनिश्ड। ये एनलार्ज वाला तब बनेगा जब 1 पे बने, डिमिनिश्ड वाला तब बनेगा जब 2 पे बने। खेल समझ गए? 3 पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां बनेगा? कौन सी जगह नजदीक लग रही फोकस से? 3 पास में है, 3 पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज दूर बना है, कौन बड़ा है? इमेज बना है। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, लेकिन ओनली एनलार्ज। ज्यादा खचपच हो गया लेकिन काम चला लेना। 3 का इमेज 4 पे, कौन पास में है? ऑब्जेक्ट पास में। 3 का इमेज 4 पे बना रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए खेल चल रहा है। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है कि नहीं बनता? बनता है। कैसा बनता है? डिमिनिश्ड या एनलार्ज? दोनों। डिपेंड करता है कहां रखे हो। ऑब्जेक्ट पास लाओ फोकस के तो बड़ा इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट दूर रखोगे तो छोटा इमेज बनेगा। खेल समझ के क्या? लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर 3 पे रख दिया तो इमेज 4 पे बनेगा, लेकिन बड़ा इमेज बनेगा। डेंटिस्ट का मिरर है ये। डेंटिस्ट वाला देखे हो, मुंह में शीशे लगा के देखते हैं, है ना? कोई है किसी के फैमिली में डेंटिस्ट? कोई नहीं? हाँ, अच्छा। याना कि मतलब डेंटिस्ट है? अच्छा, पहले बताते। मैंने अभी एक दांत तुड़वाया, पैसे कम खर्च होते हैं। क्या अंकित? अच्छा, डेंटिस्ट है? अरे पहले बताना था। चलो, हाँ। प्रैक्टिस करती है कहीं? करवा देते क्या प्रैक्टिस? चलिए, तो 1 का 2 2। अच्छा, तो इसमें इसमें बात करते हैं। अब जरा देख लो कॉन्वेक्स वाले में रियल ऑब्जेक्ट कहां पे रख सकते हो? पूरी जगह ही रियल है 1, समझ गए ना? रियल में कोई टुकड़े ही नहीं हो रहा है तो पूरी जगह 1 ही है। 1 का इमेज कहां बन रहा है? और 2 कहां है? पीछे है। अब बताओ, फोकस से देखो तो कौन पास है? इमेज ही पास बन रहा है। 1 पे रियल ऑब्जेक्ट रखा, इमेज 2 पे बना, तो सारे रियल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल ही है। तो रियल ऑब्जेक्ट का ओनली वर्चुअल इमेज है, और वो भी कैसा? डिमिनिश्ड है। ये जबरदस्त इंफॉर्मेशन है कि साइज ऑफ इमेज या मैग्निफिकेशन का वैल्यू देख के आप बता पाएंगे कि कौन सा मिरर है। अगर कोई बोलता वर्चुअल इमेज डबल साइज का बन गया, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि वर्चुअल इमेज छोटा ही बनना था कॉन्वेक्स में, समझे क्या? ये रियर व्यू मिरर कार वाले हैं, बाइक वाले। इसमें हर इमेज क्या हो जाता है? पिचक जाता है, छोटा हो जाता है, लेकिन बनता सबका इमेज है। जहां पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा सबका इमेज पीछे ही बनेगा। वो डिस्टेंस के हिसाब से ऐसे नहीं कि कल किसी का बन रहा किसी का नहीं बन रहा। कॉन्वेक्स में हमेशा नहीं, आप एक लिमिट से अंदर लाएंगे तभी फेस बड़ा दिखेगा। किसी किसी ने बार्बर शॉप में देखा होगा? नहीं देखा? कोई जाते ही नहीं है घर पे? पीछे ऐसे दिखाता है। पेड़ के नीचे कटोरा रखा, मार दिया उसने रेजर। तो वो जो बार्बर शॉप में नहीं, कभी किसी, मैं कभी कभी किसी होटल में जाता हूँ तो उसमें भी अच्छे, हाँ, अच्छे बाथरूम में ऐसा वाला चेहरा देखने वाला होता है। बिल्कुल पास से देखेंगे तो चेहरा ऐसे हाथी जैसा दिखता है।
है ना? हाँ हाँ, वो बोलते, एक कल बच्चा बोला सर लेंस कार्ट में, मैंने कैसे, कि सर चश्मा लगाते हैं तो वो मिरर दिखाते हैं। हाँ, तो पास से देखो तो बड़ा फेस दिखता है उसमें। कहाँ से चश्मा बनवा लियो तुम, दिखाया नहीं, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया। देखो, तो रियल का वर्चुअल डिमिनिश्ड। आंटी लोगों का ऐसे ही रहता है ना, यही टोन है पूरे इंडिया में, यही है। हमारी माता जी भी कीर्तन में जाती, यही टोन में जाती हैं है? अच्छा आज ही बोले? नहीं, ये तो मैंने अभी आवाज सुन के बिल्कुल मम्मी याद आ गई मुझे अपनी, मेरी लेकिन मम्मी बहुत बड़ी पंडित है, बहुत जबरदस्त। तो जैसे प्रोफेशनल पूजा करवाती है, शादी वादी करवा देती है लोगों की, समझ रहे? जैसे प्रोफेशनल पंडित नहीं होते हैं, पूरा दल बल लेके चलती हैं, 4 5 10 चेले हैं उनके। तो हमको शादी में बाहर से नहीं बुलाना पड़ता, माता जी। और पैसे नहीं लेती हैं, ये भी बढ़िया बात है। एक पैसे नहीं, शादी में एक पैसे भी खर्च नहीं कराती, मतलब जैसे अगर कहीं चढ़ाना होगा तो 1 रुपए, 1 ही रुपए चढ़ता है, 100 रुपए नहीं, 5 रुपए नहीं, फ्री में शादी। बड़ा मस्त है, ये बहुत उनको बड़ा ज्ञान है ये सब शास्त्रों का और ये सब का। तो तुम लोग शादी वादी करना ना, बताना, सस्ते में मामला, लेकिन बहुत मतलब सीरियसली वहाँ हंसी मजाक नहीं चलता, पूरे पढ़ने पढ़ते हैं, वो मंत्र पढ़वाती हैं पूरे, पढ़ने पढ़ते हैं पढ़ पढ़ेगा अगर नहीं आते तो। भाई चुप, बिग बॉस है, आता हूँ ये तो यहीं का कोई है, आता हूँ, चलो भाई पढ़ो, बुला रही तुम्हें। करो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला। रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस। अब देखो, रॉड का लेंथ f/3 है, क्या छोटा लेंथ हुआ? नहीं हुआ छोटा, समझ गए क्या? ये बड़ा लेंथ हो गया, लेकिन लिटा किधर रखा है? प्रिंसिपल एक्सिस पे लिटा रखा है, इसका मतलब है दोनों एंड का अलग अलग इमेज बनाना पड़ेगा, समझ गए क्या? लेकिन इस सवाल को जानबूझ के मैंने न्यूटन्स फॉर्मूले के बाद रखा है, तो आपको ये सवाल न्यूटन्स फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाता हूं मैं, देखना कितना जबरदस्त स्पीड आएगा। एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस पे लिटाएंगे, यहां पोल है, यहां पे फोकस है, यहां पे सेंटर है, लेकिन सवाल में ये लिखा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जस्ट टच कर रहे हैं, और साथ ही साथ रियल और एलोंगेटेड इमेज बन रहा है। अब खेल ये है कि रियल इमेज बनाना है अगर, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, या तो 1 पे या 2 पे, समझ गए क्या? क्योंकि अगर यहां रखा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, तो रियल में यहां तो नहीं हो सकता, वरना अगर ऑब्जेक्ट को पोल से टच करके लगाते तो इमेज भी पोल से टच करके बनता, लेकिन वर्चुअल बन जाता। सेंस बना क्या? तो यहां पे रखेंगे तो भी ऑब्जेक्ट इमेज टच करेगा, तो ऐसी कौन सी दूसरी जगह जहां पे ऑब्जेक्ट इमेज टच कर सकता है? एक जगह तो पोल होती है जहां पे ऑब्जेक्ट इमेज टच कर जाते हैं, दूसरी कौन सी जगह होती है? ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे पर ही बन जाए, ऐसी कौन सी जगह होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक जगह सेंटर होती है जहां पे ऑब्जेक्ट इमेज, एक, आप फिर से समझो, अगर यहां ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहां बनता है? सी और एफ के बीच यहां बनता है, ठीक है, और इंटरचेंजेबल है इनकी जगह। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके आओगे तो इमेज किधर जाएगा? इधर कहां पे क्रॉस करेंगे दोनों? सी पे, क्योंकि सी का डिस्टेंस एफ हो जाता है, एफ पे ऑब्जेक्ट तो एफ पे इमेज, समझ गए क्या? यहां से फोकस से मेजर करेंगे, न्यूटन फॉर्मूले के हिसाब से बोल रहा हूं। तो दोनों, अगर ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो इमेज दूर जाएगा, कहां पे क्रॉस करेंगे? फिर यहां पे रखो, यहां पे ऑब्जेक्ट, यहां पे इमेज है, ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे तो इमेज कहां पे क्रॉस करेंगे? पी पे। तो पी और सी दो ही ऐसे पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज एक साथ होते हैं, एक साथ। तो यहां पे बोल रहा ऑब्जेक्ट इमेज को क्या कर रहा है?
जस्ट टच कर रहा है, कहां पे होना चाहिए, एक एंड सी पर होना चाहिए। तो रॉड का एक एंड कहां पे बना देंगे, सी पे बना देंगे। ठीक है, तो एक सी पे बना दे। अब दूसरा एंड अंदर रखेंगे कि बाहर रखेंगे, क्यों, नहीं नहीं, सी पे रख दिया एक एंड तो टच करेगा, लेकिन रॉड को ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। हाँ, बोल रहा है इलोंगेटेड इमेज बनाना। इलोंगेटेड इमेज का क्या मतलब है, उधर दूर बनेगा तो बड़ा बनेगा, पास बनेगा तो ऑब्जेक्ट को छोटा रखना, इमेज को, तो इमेज को कहां रखोगे, दूर रखो पास रखोगे, ऑब्जेक्ट को अंदर रखोगे, इमेज दूर रहेगा, दूर रहेगा तो बड़ा बनेगा, समझ गए क्या। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, ऐसे रॉड को रख दिया। कितने लेंथ का रॉड है, f/3 का रॉड है। अब देखना चालाकी समझना, तो आपको तुरंत इस ये वाली जगह का जो इमेज है वो यही बनेगा, यहां पे ही, लेकिन जो दूसरी वाली जगह वो दूर बनेगा, समझे क्या। ये कौन है, ये ऑब्जेक्ट है f/3 का, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट अंदर रखेंगे तो इमेज बाहर बनेगा, जो बाहर बनेगा वही वही बड़ा है, ठीक है। तो इमेज को लिखा इलोंगेटेड इमेज है, इसका मतलब है इमेज को बाहर रखना है, ठीक है। अब बताते चलना, इसका तो इमेज यही बन रहा है, यानी 2f वाला ऑब्जेक्ट, यहां पे ये जो डिस्टेंस है f, तो यहीं पे इमेज बन रहा है। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा f होता भाई, और ये f/3, तो ये कितना हुआ। तो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह लिख दिया 2f/3, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है f²। इसकी जगह लिख दिया, तो इमेज डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, जो लोग चालाक है वो नंबर को ही पलट देते हैं, उनको पता चल जाता है यही आंसर आएगा 2f/3। तो ऐसे नीचे भेजोगे पलट जाएगा ना, मैं समझ गए क्या। तो ये वैल्यू इमेज डिस्टेंस कितना आया। अच्छा, ये एंड अगर ए है और ये एंड बी है, तो ए का इमेज कहां पे है इस रॉड में, ये ए का इमेज हो गया, तो बी का इमेज कहां है, बी का इमेज यहां है। तो ये जो डिस्टेंस आया किसका इमेज का डिस्टेंस आया, बी का, क्योंकि बी का इमेज हमने बनाया, तो बी डैश का डिस्टेंस आया, कहां से आया, तो फोकस से अगर ये डिस्टेंस 3f/2 है और फोकस से ए डैश का डिस्टेंस f है, तो ये कितना लेंथ हुआ, वहां से ये पूरा 3f/2 है और ये f है, तो ये कितना बचा, ये पूरा 3f/2 है और ये डिस्टेंस f है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, f/2 आया। तो साइज ऑफ इमेज कितना हो गया, f/2। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, सवाल में क्या पूछा है, तो मैग्निफिकेशन का केवल वैल्यू निकाल रहे, बताइए क्या लिखें, साइज ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, f/2, f/3, 3/2। समझ गए क्या। तो ये देख रहे हैं, ये मेथड काम कर रहा है कैसे, सीधा सीधा डिस्टेंस है, देखो बहुत ही इजीली सॉल्व हुआ। इसमें uv/u+v करके कुछ झंझटबाजी नहीं करनी पड़ी, सीधा 2/3 देखा, आंसर 3/2 आ गया, 3/2 में से f माइनस कर दो। राम राम। चलो भाई, गणेश चतुर्थी थैंक मनाते यू हुए सर। निकल लो, बाय बाय।